हेलो एवरीवन। आज हम लोग उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। यद्यपि पिछले वीडियो में मैंने ऋग्वैदिक आर्यों की राजनीतिक स्थिति को स्पष्ट किया था, आज उससे हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर उत्तर वैदिक काल में आर्यों के भौगोलिक पृष्ठभूमि को देखें हम लोग, तो हम लोगों ने ये पाया है कि पंजाब से बढ़ते हुए उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो विस्तार है वो गंगा जमुना के दोआब तक पहुंच जाता है। और इस दौर में उनकी राजनीतिक स्थिति में कई सारे बदलाव आते हैं। राजनीतिक स्थिति में बदलाव के पीछे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कि उनकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक उनको प्रभावित करती है। कुछ इसी तरह की बातें यहां पर भी नजर आती है। हम लोग इनके राजनीतिक स्थिति को समझे। इसके पहले अगर थोड़ा सा हम लोग ऋग्वैदिक एज और लैटर वैदिक एज में जो बेसिक चेंजेस आए हैं, इसको अगर देखें हम लोग, तो इसको आगे समझना हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। ऋग्वैदिक एज में उनका जो अर्थव्यवस्था था, आपको याद होगा, उनकी अर्थव्यवस्था पशुपालन थी, ठीक है। और पशुपालन के कारण उनके जीवन में परमानेंसी का अभाव था, मतलब जीवन में अस्थायित्व के तत्व जो थे ये कहीं ज्यादा मजबूत थे। ये भी आपको याद होगा कि ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख हुआ है, जिसका की अर्थ समूह या फिर कबीला होता है। समूह या कबीला, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये परिवर्तन दिखता है। ये परिवर्तन कैसे दिखता है? इनकी अर्थव्यवस्था अब कृषि अर्थव्यवस्था हो गई। अब ये लोग कृषक समुदाय से संबंधित हो गए, ठीक है। कृषक समुदाय से संबंधित होने के कारण ये चीज बिल्कुल बदल गया और जीवन में अस्थायित्व का तत्व हो गया, मतलब कि परमानेंसी आ गई। साथ ही उत्तर वैदिक काल में जनपद शब्द का उल्लेख हुआ है, जबकि ऋग्वैदिक काल में जनपद शब्द का एक बार भी उल्लेख नहीं होता है। जन शब्द, जैसा कि बताया, समूह या कबीला, इसका अर्थ होता है। जनपद का अर्थ होता है वह स्थान जहां लोग निवास करते हैं, जहां लोग निवास करते हैं। तो निवास अपने आप में अस्थायित्व के तत्व को दर्शाने का काम करता है। ये जो बदलाव है, जीवन में जो अस्थायित्व आने की प्रवृत्ति है, वो इनकी अर्थव्यवस्था में बदलाव के कारण ही संभव हुआ है, ठीक है। तो जब इनके जीवन में अस्थायित्व आ गया, तो अब सारी जो इनकी राजनीतिक स्थिति है वो भी बदलने की स्थिति में आ गई। क्योंकि इस काल में, मतलब उत्तर वैदिक काल में, राष्ट्र और पैतृक राजतंत्र की अवधारणा नजर आती है। मतलब राष्ट्र प्लस पैतृक राजतंत्र, ये जो अवधारणा विकसित होती है, इसने क्षेत्रीयता की भावना को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई। मतलब कि क्षेत्रीयता की भावना प्रबल हो गई। अब क्षेत्रीयता की भावना के उभरने के कारण राजत्व का सिद्धांत बदल गया। आपको यह भी याद कर लेना चाहिए कि ऋग्वैदिक काल में उनका जो शासन प्रमुख था, उसको हम लोग राजन या जनस्य गोपा कहते थे, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वास्तव में क्षेत्रीय राजा की उत्पत्ति नजर आती है। ये बेसिकली कबीलाई प्रधान है, किसी क्षेत्र का राजा नहीं है। साथ ही साथ इस काल में राजा में जो राजत्व का सिद्धांत है, उसमें दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत नजर नहीं आता है, और न ही राजा को ईश्वर का अवतार मानने की कोई अवधारणा ऋग्वैदिक काल में विकसित हुई थी। लेकिन अब इस काल में राजा का उत्पत्ति हो गया और वो एक क्षेत्र विशेष का राजा हो गया। तो क्षेत्रीयता के तत्व में वृद्धि क्या परिणाम ये हुआ कि ऋग्वैदिक कालीन जो जन थे, ये जन अब आपस में मिलकर के और जनपद के रूप में या बड़े क्षेत्र में कन्वर्ट होने लगे, परिवर्तित होने लगे। जैसे कि भरत और पुरु मिलकर के अब कुरु के रूप में सामने आ गए। मतलब इनका क्षेत्र विस्तार होता हुआ नजर आता है। दूसरी ओर तुर्वा
ग्रीवी मिल करके और पांचाल में कन्वर्ट कर जाते हैं। मतलब कि दो जन मिलकर के एक बड़े जनपद का निर्माण करते हुए उत्तर वैदिक काल में नजर आते हैं। बाद के काल में कुरु और पांचाल एक हो जाते हैं, ठीक है, और इनकी राजधानी हो जाती है हस्तिनापुर, ठीक है। और बाद में कुरु भी दो भाग में बंट जाते हैं, जिसमें एक भाग कौरव और दूसरा भाग पांडव का है, जिनके विषय में आप सब जानते हैं कि महाभारत की कहानी इसी से संबंधित है, या वो जो ग्रंथ है हमारा महाभारत, वो इस कुरु के दो विभाजन, दो गुटों में बंटने, कौरव और पांडव, फिर उनसे उनकी कहानी जुड़ जाती है। तो खैर, हम ये बता रहे थे कि उत्तर वैदिक काल में कई जन मिल करके और आपस में एक बड़े जनपद का निर्माण करते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ इनका जो विस्तार है वो विस्तार अब पंजाब से आगे बढ़ते हुए पूरब की ओर गंगा जमुना के दोआब में आता है। और ऐसा नहीं है कि इस विस्तार में इनको किसी प्रकार की मुसीबतों का या संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ा हो, बल्कि इस क्षेत्र में जिधर ये लोग बढ़ रहे थे गंगा जमुना दोआब की ओर, यहां जो लोग पहले से रह रहे थे और जो पत्थर और तांबे के उपकरणों का इस्तेमाल करते थे, उनके साथ इनका संघर्ष हुआ होगा। हम लोग को यहां यह भी जान लेना चाहिए कि उत्तर वैदिक काल के जो आर्य थे, ये चित्रित धूसर मृदभांड मतलब कि PGW का पेंटेड ग्रेवेयर का इस्तेमाल करते थे। साथ ही साथ इनके समय में ही आयरन मतलब लोहे का भी हम लोगों को एविडेंस मिलता है 1050 BC में उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में। तो जब ये लोग पंजाब से पूरब की ओर बढ़ रहे थे, तो यहां के जो लोग थे जो कि पत्थर और तांबे के उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी तुलना में इनकी स्थिति इस कारण से मजबूत हो गई होगी या रही होगी क्योंकि ये लोग लोहे और लोहे से बने हुए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल करते थे, जो कि उस क्षेत्र में कई रूपों में प्राप्त भी हुआ हो। खैर, तो राज क्षेत्र में अब परिवर्तन आ गया और राजा जो है वो अब किसी कबीलाई प्रधान मात्र न रह करके एक क्षेत्र विशेष का राजा होता था। दरअसल राजपद के उत्पत्ति के संदर्भ में भी ऐत्रेय ब्राह्मण में यह बात कही गई है कि एक बार देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में देवता हार जाते हैं। जब देवता हार जाते हैं तो अपने हार का मंथन करते हैं और मंथन में यह परिणाम निकल करके आता है कि वास्तव में उनके हार के पीछे जो मुख्य कारण है वो है उनका राजा का नहीं होना। बाद में इन लोगों ने अपने राजा का चयन किया और फिर से असुरों के साथ लड़ाई लड़ी और इस बार उनका जीत हुआ। तो ऐत्रेय ब्राह्मण से ही राजपद की उत्पत्ति का सिद्धांत उभर करके सामने आता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इस समय पैतृक राजतंत्र के तत्व प्रबल होते चले गए, राजा को दैवीय शक्ति के रूप में देखा जाने लगा, उसको देवता के या ईश्वर के अवतार के रूप में देखा जाने लगा और साथ ही साथ इस काल में विभिन्न क्षेत्र के राजाओं के लिए और उनके राज्य क्षेत्रों के लिए भी अलग अलग प्रकार के नाम नजर आने लगते हैं, जिसको कि हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। ये चारों दिशा और चारों दिशा के जो राजा हैं उनके नाम अलग अलग हैं। जो उत्तर के राजा हैं वो कहलाते हैं विराट, ठीक है। जो पूरब के राजा हैं वो कहलाते हैं सम्राट। दक्षिण के राजा ये कहलाते हैं भोज, और जो पश्चिम के राजा हैं वो कहलाते हैं स्वराट। चूंकि राज्य क्षेत्र की अवधारणा विकसित हो गई थी, लिहाजा हर दिशा के राजा का अपना जो राज्य क्षेत्र था उसका भी नाम अलग अलग हो गया। जैसे कि उत्तर के राजा का जो राज्य क्षेत्र है इसको बोलते थे वैराज्य, इसको बोलते थे वैराज्य। जो पूरब के राजा है जिनको कि सम्राट कहा जा रहा है, इनका जो क्षेत्र होगा वो कहलाएगा साम्राज्य। दक्षिण के राजा का क्षेत्र भोज्य कहलाएगा और जो पश्चिम के राजा है जिनको कि स्वराट कहा जा रहा है, इनका राज्य कहलाएगा स्वराज्य। इस तरीके से अलग अलग दिशाओं के
राजाओं के नामकरण भी अलग अलग हो गए और इस बात की उत्पत्ति या राजपद की उत्पत्ति जो है ये नजर आता है ऐत्रेय ब्राह्मण में पहली बार। जो मध्य का राजा था इसको वास्तव में राजा कहते थे और इसका जो क्षेत्र होता था वो भी अन्य लोगों की तुलना में अलग नाम से जाना जाता था। ठीक है, इस काल में जो राजा थे वो अपने राजत्व को दर्शाने के लिए बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लगे। राजा, महाराजा, महाराधिराज, एकराट, सर्व छत्रांतक, ऐसे कई सारी उपाधियां इनके द्वारा धारण की जाने लगी और इसका उदाहरण भी मिलता है गोपथ ब्राह्मण में। गोपथ ब्राह्मण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अपने राजत्व को दर्शाने के लिए, अपने वर्चस्व को दर्शाने के लिए जो राजा थे अलग अलग दिशाओं के, वो अलग अलग प्रकार के यज्ञ भी करते थे। बेसिकली वो अपने शानो शौकत को दिखाना चाहते थे। तो गोपथ ब्राह्मण में भी इस बात का, उनके द्वारा किए जाने वाले यज्ञ का उल्लेख होता है। जैसे कि जो उत्तर का राजा है इसके द्वारा जो यज्ञ किया जाएगा वो होगा पुरुष मेध यज्ञ। ठीक है, सम्राट के द्वारा जो यज्ञ किया जाएगा वो कहलाएगा वाजपेय यज्ञ। ठीक है, दक्षिण के राजा के लिए गोपथ ब्राह्मण में ऐसा कोई यज्ञ का प्रावधान नहीं किया गया है। जो स्वराट होगा इनके द्वारा किया जाएगा अश्वमेध यज्ञ और जो राजा होगा मध्य का, जिसका हम बात कर रहे हैं, ये करता था राजस्व यज्ञ। तो ये सम्राट के, शासक के वर्चस्व को दिखाने के लिए, उनके तामझाम, उनके शानो शौकत और राजत्व को दर्शाने के लिए धर्म ग्रंथों में या ब्राह्मण ग्रंथों में इस रूप में उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में उनके द्वारा संपादित किए जाने वाले यज्ञों की बात की गई है। अब अगर थोड़ा थोड़ा अगर हम इन यज्ञों के विषय में देखें तो राजस्व यज्ञ बेसिकली किया था राज्याभिषेक के समय, राज्याभिषेक के समय, और ये अनिवार्य रूप से किया जाने वाला यज्ञ था और इसमें सभी वर्ण के लोग यज्ञ के दौरान शामिल होते थे। ठीक है, ये जो यज्ञ था ये थोड़ा प्रक्रिया जटिल हो गया क्योंकि इसमें 17 प्रकार के पुरोहित और 17 प्रकार के नदियों का जो जल था उसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसमें सभी वर्ण के लोग शामिल होते थे। अब अगर हम लोग बात करें पुरुष मेघ यज्ञ का, तो ये बेसिकली ब्राह्मण और क्षत्रियों के द्वारा किया जाने वाला यज्ञ था और यज्ञ के पश्चात 11 लोगों की बलि दी जाती थी। मतलब पुरुष मेघ यज्ञ कहीं ना कहीं नर बलि की प्रथा को दर्शाता है। अश्वमेघ यज्ञ को देखिए अगर हम लोग, तो आप सब जानते हैं, पौराणिक कथाओं में हम लोगों ने निश्चित तौर पर इसको पढ़ा, देखा, सुना है कि अश्वमेघ यज्ञ के अंतर्गत एक विशिष्ट प्रकार के घोड़े को 400 सैनिकों के साथ छोड़ दिया जाता था और घोड़ा 1 वर्ष के लिए छोड़ा जाता था और जिन जिन क्षेत्रों से घोड़ा जो था वो निर्विरोध घूमता था या विचरण करता था, वो सारे क्षेत्र अश्वमेघ यज्ञ करने वाले राजा के अधीन माने जाते थे। जब यज्ञ की समाप्ति हो जाती थी तो ऐसी प्रथा थी कि उस घोड़े की बलि दी जाती थी 600 सांडों के साथ, मतलब बुल के साथ। ठीक है, तो ये जो अश्वमेघ यज्ञ है ये कहीं ना कहीं पशु बलि की ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। जबकि सम्राट के द्वारा, मतलब पूरब के राजा के द्वारा जिस वाजपेय यज्ञ की हम बात कर रहे थे, वाजपेय यज्ञ वास्तव में राजा को एक शक्ति प्रदान करने वाला यज्ञ था। इसके अंतर्गत क्या होता था कि राजा को उनके अधिकारियों के माध्यम से एक रथ दौड़ का आयोजन करके राजा को जिताया जाता था। राजा उस रथ दौड़ में विजयी होता था और लगता था कि राजा की खोई हुई शक्ति वापस आ गई है। प्रजा में ये विश्वास जाता था, ये मैसेज आती थी कि उसका राजा आज भी स्वस्थ है और शासन करने की स्थिति में है। तो ये प्रक्रिया उत्तर वैदिक काल में नजर आती है और राजत्व का सिद्धांत
स्पष्ट रूप से उभर करके सामने आ जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि धीरे धीरे राज्य क्षेत्र बढ़ता चला गया। राज्य क्षेत्र की अवधारणा ने राजा की शक्ति को बढ़ा दिया और राजा की शक्ति इस कदर बढ़ गई कि अथर्ववेद में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्र की रक्षा राजा का दायित्व होगा और इस काम में राजा को देवता सहयोग करेंगे। तो राजा में देवत्व का, अवतारवाद का गुण समाहित हो गया और साथ ही साथ राजा के पद और प्रतिष्ठा में, उसके कार्यों में काफी वृद्धि हो गई। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि राजा के कार्यों में वृद्धि से राजा कोई निरंकुश राजा का रूप धारण कर लेता है, बल्कि इस काल में भी सभा और समिति के रूप में ऋग्वैदिक काल से चली आ रही राजनीतिक संस्था कायम थी। हालांकि ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्राचीन संस्था विदर्भ जो थी, उसका अस्तित्व इस काल में समाप्त हो जाता है। तो उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति जैसी संस्था थी, ठीक है, और इनका भी बड़ा महत्व बढ़ जाता है इस काल में। मतलब हम लोग ऐसे कहें अगर कि उत्तर वैदिक काल के शुरुआती दौर में सभा और समिति का महत्व बहुत बढ़ जाता है और इनके बढ़े हुए महत्व को हम लोग इस रूप में देख सकते हैं कि अथर्ववेद में यह कहा गया है कि सभा और समिति जो थी ये प्रजापति की दो पुत्रियां थी। प्रजापति उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता हो जाते हैं। उनकी पुत्रियों के रूप में जब सभा और समिति को इंगित किया जाता है, बताया जाता है, तो ये सभा और समिति के महत्व को निश्चित तौर पर दर्शाने और बताने का काम करता है। तो ये संस्था महत्वपूर्ण थी और राजा के ऊपर नियंत्रण रखने का काम करती थी। लेकिन समय के साथ राज्य क्षेत्र में जो वृद्धि होती चली गई, राजा का कार्य इतना बड़ा हो गया कि बार बार सभा और समिति की बैठक आयोजित करना संभव नहीं रह गया, जिस कारण से धीरे धीरे सभा और समिति भी उत्तर वैदिक काल के अंत आते आते तक अपना महत्व खोने लगे। ठीक है, कुछ विद्वानों ने सभा को आज के तारीख में आज जैसे अपर हाउस के तौर पर दिखाया है, आज की राजनीतिक संस्था के तौर पर अगर हम लोग देखें तो आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और इसको लोअर हाउस के तौर पर दिखाया है। तो ये बाद में सिंबॉलिक संस्था बनकर के रह जाता है और राजा का पद जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता चला जाता है। उत्तर वैदिक काल में और ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक स्थिति में एक बड़ा बदलाव ये है कि अब जो राजा है वो अपनी प्रजा का स्वतंत्र शासक होने की दावा करने लगता है। चूंकि वो राज्य क्षेत्र की और उस राज्य में रहने वाले अपने लोगों की रक्षा करने का काम करता है, इस कारण से उसके द्वारा अब जो कर व्यवस्था है वो भी नियमित होता हुआ नजर आता है। ऋग्वैदिक काल में राजा को जन के लोग या उनकी जो तथाकथित प्रजा थी वो उनको स्वेच्छा से उपहार देती थी, जिसको कि बलि कहते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कर व्यवस्था ग्रेजुअली या धीरे धीरे नियमित होता हुआ नजर आता है। कैसे नजर आता है ये बात अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो उत्तर वैदिक काल में राजा को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए विभिन्न अधिकारी होते थे, जिनको कि रत्नीन कहा जाता था। यद्यपि अलग अलग साहित्यिक स्रोत में रत्नीनों या अधिकारियों की संख्या को अलग अलग बताया गया है, लेकिन शतपथ ब्राह्मण जो कि उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी देने का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, उसमें रत्नीनों की संख्या 12 बताई गई है। अगर उन रत्नीनों में अगर हम कुछ का उदाहरण देखें तो राजा की पत्नी महिषी मुख्य रानी जो होती थी, युवराज का मतलब राजा का ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र, और जिसको कि उत्तराधिकारी घोषित किया गया हो। ये दो लोग थे, सेनानी था, पुरोहित थे। इसके अलावा जो कर व्यवस्था को बताने वाले अधिकारी हैं वो है भागदूत और संग्रहिता। ये बेसिकली कर
वसूली का काम करता था और संग्रहीता एक प्रकार से कोषाध्यक्ष का काम करता था। तो हालांकि कर से संबंधित व्यवस्था किसी वेद में नजर नहीं आता है, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों जैसे कि रत्नियों का उल्लेख मैंने बताया कि शतपथ ब्राह्मण में है, और वहीं पर ये अधिकारी, भागदूत और संग्रहीता उल्लेखित है। तो इनका नाम का आना ये इशारा करता है कि इस काल में कर व्यवस्था जो थी वो नियमित हो गई। कर व्यवस्था बहुत कठोर नहीं थी या कर की मात्रा बहुत नहीं थी। कर जो था ये अन्न के रूप में और प्लस पशु के रूप में लिया जाता था, जो कि संपत्ति के 16वें भाग के बराबर होता था। मतलब 1/16वां भाग जो होता था यही कर का दर या रेट होता था। चूंकि ये कर का दर बहुत कम है, इस कारण से इस काल में भी राजा कोई अस्थाई सेना नहीं रख पाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसा कि ऋग्वैदिक काल में हम लोगों ने देखा था कि राजा का क्षेत्र को या पशुधन की रक्षा के लिए उस दौर में कोई नियमित सेना नहीं थी, अस्थाई सेना नहीं थी। तो यहां भी कर की मात्रा बहुत कम थी, इसलिए यहां पर भी कोई अस्थाई सेना नजर नहीं आती है। जैसे कि वहां पर युद्ध के दौरान वयस्कों को भाग लेना होता था, ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी युद्ध के दौरान वयस्कों को शामिल होना होता है। न्याय व्यवस्था भी कोई स्पष्ट रूप से उभर करके सामने नहीं आई थी। बहुत हद तक ये संभव है क्योंकि रत्नीनों में कहीं भी हम लोग किसी न्यायाधीश का अलग से नाम नहीं देखते हैं, तो ये बहुत संभव है कि राजा ही न्याय व्यवस्था का प्रमुख रहा होगा। कुछ व्यवस्थाएं ऐसी थी जो ऋग्वैदिक काल के समान ही चली आ रही हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अस्पष्ट ये गुप्तचर का काम करता था। ठीक है, तो ये भी इस दौर में विद्यमान है। अन्य अधिकारी भी उग्र और जीवग्रीव ये भी इस काल में विद्यमान है। ग्रामीण क्षेत्रों में या निचले स्तर पर शायद ग्रामवादी नामक कोई अधिकारी या गांव का कोई प्रमुख रहा होगा जो कि न्याय व्यवस्था देखने का काम करता था, लेकिन वास्तव में राजा ही न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च था। तो एक बड़ा बदलाव हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में उत्तर वैदिक काल में देखते हैं, अगर इसकी तुलना हम लोग करें ऋग्वैदिक काल से। वास्तव में ये परिवर्तन उनकी अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के कारण ही नजर आता है, और जैसे जैसे अवधारणा बनती है राजत्व का सिद्धांत भी बदलता है। ये जो टॉपिक अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ये विभिन्न परीक्षाओं में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये छोटा सा वीडियो लाभ पहुंचाएगा। तो इसको देखते रहिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपने सुझाव दीजिए। धन्यवाद।